हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए न्यूज़ग्राम की शुरुआत करते हैं। देखिए, देश के दूर दराज इलाकों से बाढ़ बारिश की भयावह तस्वीरें लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वो आई हैं देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली के आसपास बने एनसीआर इलाके से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 6 तस्वीरें परेशान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर उसी का ये हाल है इन तस्वीरों में सिमटा हुआ। रुक रुक कर कल से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और इसी बारिश में बेबस हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। इन तस्वीरों को देखकर ये मत समझिए कि ये किसी गांव देहात की तस्वीरें हैं, दूर दराज इलाके की तस्वीरें हैं, किसी कच्चे इलाके की तस्वीरें हैं। ये चमचमाती दिल्ली और आसपास के एनसीआर का हाल है। हर तरफ पानी ही पानी, जिंदगी पर ब्रेक। इन 6 तस्वीरों में पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। आइए जरा विस्तार से अब शुरुआत कर लेते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल आपको दिखाते हैं। वो शहर जिसका नाम बदल गया लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले। चंद घंटों की बारिश में हालत ऐसी हो गई कि साइबर सिटी ना हो, ये समंदर हो। गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम हुआ था तो लगा साइबर सिटी की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन देखिए ना, कोई कमर तक पानी में डूबा है और सैकड़ों गाड़ियां पानी के बीच में रास्ता टटोल रही हैं। ये गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेसवे है। चमचमाती सड़कों के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन रेंगती गाड़ियां आज की हकीकत है। गुरुग्राम पुलिस ने तो ट्वीट करके असुविधा के लिए खेद जता दिया और अनुरोध किया कि जरूरी काम से ही निकले। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि दिन में सुबह के वक्त जरूरी काम से ही निकले लोग एक्सप्रेसवे पर दिखते हैं। साइबर सिटी के नाम से मशहूर है गुरुग्राम, लेकिन कार डूब जाती है। एक नहीं, कल डूबी थी। प्रशासन जागा, पानी निकालना शुरू किया, लेकिन 24 घंटे बाद संवाददाता इलाका आजमी पहुंची तो वही नजारा था। अंडरपास लबालब भरा हुआ। ये अंडरपास अब एक समंदर में तब्दील हो चुका है, यानी कि 24 घंटे से ऊपर हो चला है। लेकिन हालत जो कि तो है, पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम यानी गाड़ियों के जरिए निकाला जा रहा है और वो बह करके सड़क की उस ओर भी जा रहा है। पानी निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक आ गई। जो सड़क डूबी नहीं उसकी हालत देखिए। ये गुरुग्राम का इफ्को चौक है। एक दिन की बारिश से पाताल में समाने को बेताब है। सिर्फ अंडरपास का क्या रोना, होंडा चौक पर भी एक इंच जमीन नहीं दिख रही। नजर उठाकर देखिए, पानी ही पानी जमा है। आप भी देखकर सोच रहे होंगे कि कोई सिस्टम भी है या कटोरा कि पानी ऊपर से गिरा तो जमा हो गया। निकासी नाम की चीज बची भी है या नहीं। इस रास्ते को हीरो होंडा चौक कहते हैं। ये साइबर सिटी गुड़गांव का हाल है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं और दिल्ली हो या अलग अलग इलाके हो, फरीदाबाद हो, कई सारे लोग यहाँ पर कामकाज के लिए आते हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोल के रख दी। दावा तो था कि शहर में एक बूंद जमा नहीं होने देंगे और यहाँ 2 से 2.5 फीट पानी गलियों और सड़कों पर भर गया। गुरुग्राम शहर के चारों अंडरपास कल लबालब भर गए। जब सड़कें लबालब भर रही हो तो सोसाइटी को रिवर व्यू अपार्टमेंट बनने में कहाँ देर लगती है। सपने को साकार करती ये बोट यात्रा है। वाह, चप्पू भी नहीं चलाना, अपने आप चली जा रही है मस्त अपनी चाल, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। तस्वीरें कल की हैं। गुरुग्राम के सोहना रोड में तत्वम विला में पानी भरा तो स्थानीय लोग बोट लेकर उतर गए। कल तो सोसाइटी में नाव चली। आज गुरुग्राम के दौलताबाद गांव में पानी भरा तो पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ युवकों ने नाव का सहारा लिया। 2 बच्चों और उनके पिता को सामान के साथ नाव से ही बाहर निकाला गया।
सीजन की पहली भारी बारिश में ही गुरुग्राम जलग्राम में तब्दील हो गया। सड़कें समंदर बन गई और एक दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं कर पाया प्रशासन। तो देखा आपने न्यूज़ग्राम में कैसे गुरुग्राम जो है वो जलग्राम बन गया है और कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से नाम भले ही नया आ गया हो, गुरुग्राम नाम जरूर नया है, लेकिन हालत अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल पुरानी वाली हालत है। ये देख लीजिए जरा, बजट जो है वो 2020-21 का 2276 करोड़ रुपए का है और इसमें से सिर्फ सीवर सफाई का अगर खर्च है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो 150 करोड़ रुपए है जो सीवर सफाई के खर्च के लिए रखा गया है। लेकिन हालत क्या है वो अभी मैंने आपको दिखाई। गुरुग्राम जलग्राम में तब्दील हो चुका है। ये साइबर सिटी का जो सत्यानाश हुआ है ना, जरा इस साइबर सिटी की अहमियत मैं आपको बता देती हूं कि एमएनसीज और बीपीओज जो हैं उनका हब है ये साइबर सिटी गुरुग्राम। यहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं उनके दफ्तर हैं। ऑटो सेक्टर का हब भी इसी गुरुग्राम को कहा जाता है। अच्छा, देश में प्रति व्यक्ति आय में तीसरे नंबर पर ये गुरुग्राम आता है जो इस वक्त पूरी तरीके से समंदर बना हुआ है। जरा सोचिए आप, प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे नंबर पर और यहां रहने वाले लोगों को कितने बुरे हाल से गुजरना पड़ रहा है। क्या इसके हकदार हैं गुरुग्राम के लोग? अच्छा, 1544 स्टार्टअप्स इसी गुरुग्राम में मौजूद हैं। हरियाणा का 70% निवेश जो है वो इस गुरुग्राम में आता है। बावजूद उसके इस गुरुग्राम में ये बदइंतजामी, और बदइंतजामी ऐसी है कि कल से जो बारिश हुई है पानी अब तक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। सीधे आपको गुरुग्राम ही लेकर चलते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जरा समझते हैं जैनेंद्र से, 24 घंटे बाद पानी निकला, हालत सुधरी या नहीं? वैसी की वैसी ये तस्वीर। जैनेंद्र, नहीं रोमाना, देखिए हालात में तो बहुत सुधार है, लेकिन कितना जल जमाव था ये इसी बात से साबित होता है कि 24 घंटे के बाद भी पानी निकालने का जो काम है वो बदस्तूर जारी है। कई मशीनें लगी हुई हैं जो लगातार फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास में जो पानी जमा था उसको निकालने की कवायद में लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी पानी जो है वो आप देखिए कि काफी वक्त अभी और लगने वाला है इस पानी को निकालने में। देखिए कितना पानी है वो कैमरे में आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। हालांकि कल की जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा भयावह थी, बिल्कुल ऊपर तक पानी आ गया था, कई फीट ऊपर अंडरपास में पानी जमा था और तब से उसको निकालने की कोशिश जारी है। ये गोल्फ कोर्स रोड है गुरुग्राम का और बहुत ही पॉश इलाका है। हालांकि कहने को तो पूरा गुरुग्राम ही एक पॉश शहर है और अमीरों का शहर है, करोड़ों की कोठियां हैं, भेद मिट गया ना, बड़े बड़े शोरूम तो भेद मिट गया किसी भी तरीके के पॉश इलाके का, अच्छे इलाके का, क्योंकि अब तो हर इलाका जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा गुरुग्राम, पूरी जो साइबर सिटी है वो समंदर में तब्दील हो चुकी है। और ये हाल मैंने पहले ही आपको बताया था, सिर्फ गुरुग्राम साइबर सिटी का नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर का है, राजधानी दिल्ली। वहां लोग बेतहाशा परेशान बारिश की वजह से, क्योंकि जब बारिश हुई तो जगह जगह पानी भर गया। खासतौर से दक्षिणी दिल्ली का वो पुल प्रहलादपुर वाला जो इलाका है वो तो इस बार ट्रेडमार्क बनकर उभरा है। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली का ये क्या हाल हो रहा है। ये तस्वीर आपको जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन जगह नई है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद का पुल प्रहलादपुर इलाका, अंडरपास के नीचे बस के साथ साथ ट्रक भी डूब गया। अब तक ऐसी तस्वीर कनॉट प्लेस के मिंटो रोड से आती थी। मेहरौली बदरपुर रोड पर अंडरपास में इस बार बस ट्रक दोनों डूब गए। अब जब ट्रक बस गोते लगा रहे हैं तो बाइक सवार कहां तक टिकेगा? रास्ते को पार करने के चक्कर में जैसे ही आगे बढ़ा, खुद को फंसा देखकर लौटने पर मजबूर हो गया। दिल्ली से फरीदाबाद को आने जाने वाली मेहरौली बदरपुर रोड पर ट्रैफिक बंद है। सब्जियों से भरा ट्रक फंसा है। सर सुबह से फंसी हुई है सर। अच्छा जी, रात के 12 बजे से अचानक ही से बढ़ा है सर। पहले से अचानक से ही बढ़ा हुआ है, एकदम बढ़ गया है पानी। आपने देखा होगा कि बस फंसी हुई है, फिर आप क्यों लेके गए ट्रक को? सर आगे से जैसे ढलाने हैं नहीं, आगे से पहिया स्लिप मार दिए, ब्रेक नहीं ली गाड़ी ने। सीएनजी गाड़ी है सर, बंद हो गई। 4 से 5 फीट पानी भरा है, लेकिन 24 घंटे बाद भी निकासी की कोई कोशिश नहीं दिख रही। ये कि सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और पानी का स्तर इतना है कि ट्रक डूबी हुई है, बस डूबी हुई है, गाड़ियां डूबी हुई हैं और ये जो जगह है यहाँ पर जल निकासी के इंतजाम कैसे हैं वो
आप जो है वो देख सकते हैं कि कोई इंतजाम है ही नहीं। और ये लोग बताते हैं कि ये स्थिति यहाँ पर हर साल होती है। पिछले कई सालों से जब भी बारिश होती है, कुछ घंटे की बारिश के बाद इसी तरीके से जल जमाव हो जाता है। दक्षिणी दिल्ली से आगे बढ़िए पूर्वी दिल्ली की तरफ। लक्ष्मी नगर में गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो रही हैं। कल से ही दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है और मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन मौसम सुहाना होने के साथ साथ फिर से दिल्ली जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। आप अंडरपास देख सकते हैं सामने तस्वीरों में, और किस तरह से उसमें एक वैन जा फंसी है, क्योंकि वहां पर पानी भर चुका है। निकासी की परेशानी जो समस्या है हर बार आती है, और दिल्ली में मात्र थोड़ी सी बारिश से ही ये देखिए इस तरह का हाल है। और 2 लोग यहाँ पर वैन को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लगातार दूसरे दिन दिल्ली वालों की सुबह बारिश के सुहाने मौसम से हुई, लेकिन जो ऑफिस के लिए निकले उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। मॉनसून में ज्यादा बारिश होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं होती, और अब प्रशासन की बदइंतजामी हैरान नहीं करती। राजधानी दिल्ली बरसों बाद भी इस अव्यवस्था से बाहर नहीं आ पा रही। और ये दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदहाली पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उनकी तरफ से दलील जो दी जा रही है, जरा वो भी जान लीजिए। ये जो वर्षा की बात आई, देखिए आंकड़े आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस सीजन के 80% वर्षा जो है 11 दिनों में हुई है यहां पे। तो इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज और बाकियों को स्टेप्स लेने हैं अर्बन ड्रेनेज के बारे, इस बार मुझे नहीं कहना चाहिए, पर इस साल जो हमारे को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हुए जो पिछले साल और उससे पहले सालों में, हर साल स्थिति सुधर रही है। तो सुन रहे थे आप, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप ये मानकर चलिए कि हर साल जो है वो स्थिति जो है वो सुधर रही है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। कहानी वो तो बता रही हैं कि साल दर साल मौसम मानसून का और उसी तरीके की बारिश से बदहाली, बाढ़ की तस्वीरें, और ऐसी तस्वीरें एनसीआर में ही आता है ना, फरीदाबाद से भी सामने निकल कर आएंगे। वहां भी जो अंडरपास वाले इलाके हैं वहां ट्रक के ट्रक पानी में डूबे हुए हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की फरीदाबाद से एक रिपोर्ट। दिल्ली गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद की भी तस्वीर भी अलग नहीं है। एनएचपीसी अंडरपास में एक ट्रक डूब गया। सोचिए 6 फीट से कम पानी नहीं होगा, और लोग बताते हैं कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। हर साल की ये तस्वीरें हैं। बरसात होती है और पूरा का पूरा अंडरपास पानी से भर जाता है। निकासी का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग इधर से रोज ट्रेवल करते थे अब घूम कर आ रहे हैं। आप इधर कच्चे रास्ते से आए हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है, कहाँ रहते हैं? ये ग्रीन फील्ड में रहते हैं। ये कच्चे रास्ते से आए हैं, और कच्चे रास्ते इतना खतरनाक है कि सुना है कि पिछले साल वहाँ से कोई गिर गया था। मॉनसून को लेकर प्रशासन की तैयारी क्या थी, ये देखने के लिए संवाददाता वरुण जैन निकले तो कहीं सूखी जमीन तलाशना मुश्किल हो गया। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर की सूरत देख लीजिए। 1 से 1.5 फुट का जो पानी है वो दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है। गाड़ियां खराब हो रही है। प्रशासन को पता था कि मॉनसून आ रहा है, बरसात होगी, तो उसको लेकर तैयारियां होनी चाहिए थी। सीवेज सिस्टम साफ होना चाहिए था, और लेकिन हालत इतनी खराब है। पॉश इलाकों में ये हाल है। रिहायशी इलाकों की तस्वीर भी अलग नहीं है। जवाहर कॉलोनी के सेक्टर 52 में चारों तरफ घुटने तक पानी भरा है। नगर निगम के दावों पर पानी फिरा नहीं, भर गया है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बोट की तरह पानी का सीना चीरकर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। बाइक वालों को हिम्मत नहीं हो रही है तो दूर रुक जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर की हालत खराब कर दी है। इस वक्त हम फरीदाबाद में मौजूद है, और आप देख सकते हैं ये सड़क कम तालाब आपको ज्यादा नजर आएगी। किस कदर पानी है वो भर गया है। ये नजारा किसी एक जगह का नहीं, दिल्ली एनसीआर में जगह जगह आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। जो अंडरपास है वो पानी से भर गए हैं। सड़कों पर इस तरीके से जल भराव हो गया है। अगस्त आधा बीत गया। भारी बारिश इस बार देर से हुई। प्रशासन के पास पूरा मौका था,
लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अब घुटने तक पानी में डूबी हुई है। और आइए आपको लिए चलते हैं अब मुंबई, जहां मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी के पास दरअसल सड़क पर लगातार हो रही बारिश की वजह से गड्ढा बन गया। गड्ढे की वजह से ट्रैफिक जाम। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम है जो मुंबई नासिक हाईवे पर लग गया। महाजाम इसे आप कह सकते हैं। मौके पर फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस है वो पहुंची हुई है और जाम हटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहद भावुक चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी में क्रिकेट में धोनी के योगदान को यादगार बताया। पीएम ने आगे ये भी कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए धोनी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। विस्तार से जरा सुनिए धोनी को लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रिय महेंद्र, 15 अगस्त को जब अपने चिर परिचित और सबको हैरान कर देने वाले अंदाज में आपने संन्यास की खबर दी तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय था। 130 करोड़ लोग निराश थे। साथ ही आपने क्रिकेट के मैदान में जिन बुलंदियों पर देश को पहुंचाया उसके लिए आभार। आप देश के सफलतम कप्तानों में से एक हैं और भारत को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। सिर्फ महान कप्तान ही नहीं, आप सबसे बेहतरीन विकेटकीपर में से एक हैं। मैच के दौरान कठिन से कठिन हालात में आप पर टीम की निर्भरता, खासकर 2011 विश्व कप का फाइनल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यादगार रहेगा। सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर कामयाबी की शानदार कहानी और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको याद करना आपके साथ अन्याय होगा। छोटे शहर से शुरुआत करके राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपना नाम बनाया और देश को गौरवान्वित किया। आपकी जिंदगी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देने वाली है। आप न्यू इंडिया की पहचान हैं, जिसमें युवाओं की तकदीर परिवार नहीं लिखता बल्कि वो खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। कठिन से कठिन हालात में फैसले लेने की आपकी क्षमता युवाओं को प्रेरणा देती है। 2007 का T20 विश्व कप का फाइनल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका हेयर स्टाइल कुछ भी रहा हो, चाहे हार हो या जीत, आपका दिमाग हर हालात में शांत रहा है। सुरक्षा बलों के साथ आपका जुड़ाव और उनके कल्याण को लेकर आपकी चिंता सराहनीय रही है। मुझे उम्मीद है कि साक्षी और जीवा को आपके साथ अब ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चिट्ठी और पीएम मोदी की इस चिट्ठी पर माही ने शुक्रिया कहा है। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी ने बाकायदा ट्वीट किया और इस ट्वीट में महेंद्र सिंह धोनी ने ये लिखा है कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत, बलिदान को सभी पहचानें। आपकी ओर से मिली प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। तो मोदी की चिट्ठी पर माही का ये शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुशांत केस की। जिस तरीके से सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच का फैसला आ गया है, उससे मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार दोनों कटघरे में हैं। अब गलतियों के हिसाब का वक्त आ गया है। आपको बताते हैं कि सुशांत के केस में आखिर क्यों विरोधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की नाकामी की पोल खुल चुकी है। इसी नाकामी के चलते सुशांत का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई पुलिस की भूमिका और जांच के तरीके पर कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये कि 66 दिनों से ज्यादा गुजर गए, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज क्यों नहीं किया? सुशांत के परिवार की अपील क्यों नहीं सुनी? बिहार पुलिस को जांच क्यों नहीं करने दिया गया? बिहार के अधिकारियों को क्वारंटीन क्यों किया? पूरे महाराष्ट्र की जनता जो खुद स्वयं चाह रही थी, सब लोग शक के घेरे में आ गए हैं कि क्यों 66 डेज, क्या हुआ, कैसे हम किस प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर अगर कानून व्यवस्था, अगर कोई मर जाता है या आत्महत्या करता है या हत्या होती है, अगर 66 दिन 2020 चल रहा है,
अन्य सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद अगर ये सारी बातें होती तो बहुत इमेच्योर और शक और बढ़ता जाता है, प्रश्न चिन्ह बढ़ रहा है। सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डेफिनेटली आ चुका है। मुंबई पुलिस के जांच के पैटर्न पर सवालों के साथ निशाने पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी है। राज्य सरकार पर अब राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। दुर्भाग्य से मुंबई की पुलिस ने उस नेतृत्व के सामने घुटना टेका है, जिसके कारण उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मामले में सीधे उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर्ड न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी। बीजेपी कह रही है कि मुंबई पुलिस ने उद्धव सरकार के सामने घुटने टेक दिए। सवालों के घेरे में पुलिस और सरकार दोनों है। सवाल ये भी है कि किसे बचाने के लिए मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच से क्यों बचती रही? जांच की बजाय सुशांत के परिवार पर ही क्यों शिवसेना सवाल उठाती रही? अहंकार से परिपूर्ण रोज उठकर उनके अखबार द्वारा, उनके प्रवक्ता द्वारा, उनकी सरकार के प्रवक्ता मंत्री द्वारा सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर, फादर के ऊपर जिस प्रकार से वो अटैक कर रहे थे, लोगों को ये पसंद नहीं आता है। केस को भटकाने की साजिश में पुलिस सरकार के साथ साथ डॉक्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत के परिवार के वकील बता चुके हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का समय नहीं बताया गया। ऐसा क्यों किया गया? इन सारे सवालों से पर्दा उठाने के लिए ही सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। सीबीआई सबसे पहले सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से ही पूछताछ करने वाली है और फिर मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी से। अच्छा देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उनके बेटे हैं नीतीश राणे, जो विधायक भी है महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से भी सीधे सवाल दागे जा रहे हैं उद्धव सरकार पर, और वो तो सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने की है, जरा देखिए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को दिया है, अब लगता है कि आप जो सवाल उठा रहे थे अब उनका जवाब मिल पाएगा। आज जिस तरीके से वहां 13 जून के बाद जिस तरीके से अलग अलग चीजें बाहर आई हैं, तो अभी बहुत प्रश्न उठाए गए कि ये सच्ची सुसाइड है क्या मर्डर है, क्योंकि अलग अलग एविडेंसेस को जिस तरीके से मिटाया जा रहा है, या जो उस 13 तारीख का उधर एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, उनका नौकर हो, या 8 तारीख का दिशा सालियन का उनका जो बॉयफ्रेंड रोहन राय हो, इनको जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, या तो इनको जिस तरीके से इनको पिक्चर में ही नहीं लेकर आया जा रहा है, तो उसके वजह से ऐसा लगता है कि अगर ये शादी अगर सुसाइड थी तो फिर इतना डिफेंसिव मोड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये लोग डिफेंसिव मोड पे जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है शायद, इसी के लिए तो ये सब छुपाने की कोशिश हो रही है। किसी का इस तरीके से नाम लेना, आदित्य ठाकरे का जो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पर जो नाम बार बार सामने आ रहा है, रिया चक्रवर्ती कह चुकी हैं कि वो नहीं जानती है, आदित्य ठाकरे का बयान सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद लगातार नाम सामने आ रहा है किसी न किसी तरह। हमने तो कुछ लिया नहीं है, हम तो कुछ बोल नहीं रहे कि उनका नाम है, वो खुद ही बोल रहे हैं, वो खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। या रिया चतुर्वेदी खुद ही बोल रहे, रिया चतुर्वेदी ऐसा क्यों दूसरे मंत्री का नाम क्यों नहीं ले रही है, रिया चतुर्वेदी दूसरे पॉलिटिशियन के बेटों का नाम क्यों नहीं ले रही है, ऐसा क्यों ले रही है? तो ये सब चीज के बराबर ये सब चीज के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए ना, और सीबीआई ने ये सब स्टेटमेंट के अंदर इंक्वायरी करनी चाहिए कि रिया चतुर्वेदी ने सिर्फ आदित्य ठाकरे का नाम क्यों लिया। ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करनी चाहिए, ऐसी मांग में सीबीआई की तरफ करना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही आदमी का नाम सभी तरह से क्यों लिया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में एक बोलना है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो शायद इधर कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, शायद नाम किधर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है।
तो ये सुन रहे हैं आप किस तरीके से राजनीतिक तौर पर सवाल इस पूरे मामले को लेकर, मतलब सुशांत केस को लेकर उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी, सीबीआई की टीम कब तक मुंबई पहुंच सकती है, इन तमाम डिटेल्स के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, दर्शक जानना चाहते हैं कि सीबीआई जिसने तय किया है 2 टीम्स जो अलग अलग जांच करेंगी सुशांत मामले में, जरा उसकी डिटेल्स दे दीजिए। और टीम मुंबई कब तक पहुंच रही है सीबीआई की? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और दूसरी टीम आज शाम देर शाम जो है मुंबई पहुंच जाएगी, जिसमें सीएफएसएल के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों टीमों में से एक टीम 3 दिन बाद वापस आ जाएगी और दूसरी टीम 7 दिन बाद वापस आएगी। जो सीएफएसएल की टीम जा रही है वो अपना काम करेगी और जो टीम अब पहुंची हुई है वो दस्तावेज लेने और उन दस्तावेजों को मराठी में ट्रांसलेट कराने का काम करना शुरू कर देगी। दूसरी टीम जो पहुंच रही है ये टीम पूछताछ का काम करेगी और ये डॉक्टर से और जो इस केस का मुख्य जांच अधिकारी था उससे पूछताछ करेगी, जिससे ये पता चल सके कि ये होमोसाइड था या सुसाइड था, यानी सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या। और इस कदम को जानने के बाद ही सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गति आती हुई नजर आ रही है सुशांत की मौत की जांच के मामले में। और अब अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां अपराध घटने का नाम ही नहीं ले रहे। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या उसके साथी डॉक्टर ने ही की, तो भदोही में नाबालिग लड़की का शव नदी में मिला है। परिवार ने गैंगरेप करके एसिड से जलाने का आरोप लगाया है। अपने सपने पूरे करने के लिए योगिता दिल्ली से आगरा गई थी, डॉक्टर बन गई थी और एमडी का कोर्स पूरा करने के लिए एसएन कॉलेज में पढ़ती थी। 2 दिन पहले परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एक डॉक्टर उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इसी बीच कल योगिता का शव हाईवे किनारे बमरोली इलाके में मिला। उनके भाई और पेरेंट्स ने थाना पर ये सूचना दी कि एक दिन पहले से उसका मोबाइल ऑफ है और उसका पता नहीं है। उसके साथ ही जो डॉक्टर विवेक तिवारी जो झालावाड़ में मेडिकल ऑफिसर है, उनके द्वारा जो है इनको फ़ोन पे धमकियाँ दी जाती रही हैं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि विवेक तिवारी उरई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। पुलिस ने टीम भेजकर डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार किया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। आरोपी विवेक तिवारी के पास से वो चाकू भी बरामद कर लिया गया जिससे उसने योगिता पर हमला किया था। भदोही से तो और भी दिल दहला देने वाली खबर आई। दो दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव नदी में मिला, जिसके बाद गांव वालों ने दुधी लुम्बिनी हाईवे जाम कर दिया। लड़की के रिश्तेदारों का आरोप है कि गांव के भट्टा मालिकों ने साथियों के साथ गैंगरेप करके तेजाब से शव जलाया और फिर नदी में फेंक दिया। वो हमको लग रहा है वो रेप करके और उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर तेजाब डाल के। परिवार ने इसको हेरा, 1.5 घंटे 2 घंटे तक हेरा, फिर भी जाके चौकी धौरारा पुल पे FIR किया नामजद्दी, फिर भी नामजद्दी वाले का सर रिपोर्ट में किसी को सर अरेस्ट नहीं किया गया। प्रशासन 2 दिन तक कुछ नहीं बोली सर। पुलिस ने शिकायत के बाद लड़की की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला और कल शव मिलने के बाद हंगामा मच गया। अब पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई और डूबने से मौत हुई। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि इस बच्ची की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है और रेप करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे लगा कि शायद लोग इस पर डाउट करेंगे, तो मैंने डेड बॉडी को रोका जो डिस्पोजल के लिए जा रही थी
और आज हम उस डेड बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के चैनल से करवाएंगे। पुलिस का दावा है कि शव जलाया नहीं गया, बल्कि डूबने की वजह से शव की ऐसी हालत हो गई है। ये बॉडी क्योंकि पानी में पड़ी हुई थी, इसलिए डिग्रेडेशन से इस तरह से त्वचा का कलर हो जाता है। पुलिस अब शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने जा रही है ताकि परिवार को कोई शक न रहे। आगरा में बस हाईजैक की खबर होने के बाद से यूपी पुलिस सुर्खियों में। कल एक पूरी बस को ही बदमाशों ने हाईजैक कर लिया था। प्रशासन में हड़कंप मचा और आखिरकार बस को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी जो बढ़ रही है और इसी सिलसिले में आज 2 घटनाक्रम जो बिहार में हुए उन पर जरा आपको नजर डालनी चाहिए। दोनों ही चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए झटका। एक तरफ लालू के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 नेता जेडीयू में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी जो महागठबंधन से बाहर निकल आए हैं। तो ये दोनों ही घटनाक्रम महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका बिहार में चुनावी साल में। न्यूज़ग्राम में आज के लिए इतना ही।